आज की वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड बहुत सारे हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हाइपोथेसिस को लेके बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं हमारे चैप्टर्स में, बहुत सारी थ्योरीज हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज रखी हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब उन थ्योरीज को जानने से पहले हम दो बातें जान लें कि यूनिपेरेंटल और मोनिस्टिक हाइपोथेसिस क्या होती है और बाई पेरेंटल ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस क्या होती है। सो फर्स्ट, यूनिपेरेंटल एंड मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। ये ऐसी हाइपोथेसिस है जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो हमारा अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स से बना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका प्रिमिटिव सन हो सकता है और एनी कंपेनियन स्टार भी हो सकता है, बट सिर्फ एक ही सोर्स से बना है। This group of hypotheses is based on the assumption that the origin of the earth is related to the systematic evolution process from one parent body only. Okay? इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं, किस किस की आती हैं? कांट की, लैपलेस की, लॉकियर की। फिर आते हैं बाईपेरेंटल और ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, इसमें ये बोलते हैं कि जो अर्थ का एवोल्यूशन हुआ या ओरिजिन हुआ है वो दो पेरेंट बॉडी की वजह से हुआ है, या तो प्रिमिटिव सन और वन अनदर बॉडी, तो दो बॉडीज़ की वजह से हुआ है। तो दिस ग्रुप ऑफ हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट टू पेरेंट बॉडीज वर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। इसके अंदर किस किस की हाइपोथेसिस आती है? जेम्स जीन्स की, जेफरी की एंड रिसल। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली थ्योरी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस। हमने प्रीवियस वीडियो में नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ी थी, किसकी? कांट की। अब हम पढ़ेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस। अब इनकी हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो अर्थ का या जो प्लैनेट्स का ओरिजिन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? गैशियस नेबुला की कंडेंसेशन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से जो हॉट स्पिनिंग नेबुला था उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने की वजह से उसमें से कुछ फिलामेंट्स इजेक्ट होने लगे, और वो फिलामेंट्स इजेक्ट होके, या रिंग्स भी कह सकते हैं, रिंग्स इजेक्ट होके लेटर ऑन कंडेंस होके प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया उन्होंने। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। लैपलेस सजेस्टेड दैट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड द कंडेंसेशन ऑफ द gaseous nebula, velocity of hot gases spinning nebula increased tremendously. कॉन्ट्रैक्शन और कंडेंसेशन की वजह से जो हॉट गैशियस नेबुला था उसकी स्पीड बढ़ने लगी, रोटेशन रिवोल्यूशन की जो थी स्पीड वो बढ़ने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप अट्रैक्शन को मान सकते हो, लाइक ग्रेविटेशन पुल को भी मान सकते हो, तो वो उसके बराबर होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि द रिंग्स ऑफ गैशियस मैटर वॉज थ्रोन आउट। जो गैशियस मैटर की रिंग्स थी वो बाहर निकलने लगी। लेटर ऑन दीज रिंग्स सेग्रीगेटेड मीन्स कंबाइन होने लगी ये सारी रिंग्स, और वो एक प्लैनेट का क्रिएशन किया। तो प्लैनेट बना उन सारी रिंग्स को कंबाइन होके, सारी रिंग्स जो थी वो लेटर ऑन कंडेंस्ड हुई, सेग्रीगेट हुई, एंड देन प्लैनेट वर फॉर्म्ड। रिपीटिशन हुआ इन ऐसे बहुत सारे इवेंट्स का, जिससे कि बाकी सारे और प्लैनेट्स भी बने। ये मानना था नेबुलर हाइपोथेसिस गिवन बाय लैपलेस। आगे बढ़ते हैं प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस ऑफ मोल्टन एंड कैम्बरलेन। इनकी हाइपोथेसिस क्या कहती है? इनकी ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है। इनका ये मानना है कि सन भी था और एक अनदर स्टार भी था। वो ये कहते हैं कि कोई अनदर स्टार आया सन के पास, उसका जो अट्रैक्शन पुल था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से अर्थ का जो फिलामेंट था, अर्थ का जो मटेरियल था, वो उसकी तरफ खिंचने लगा, और खिंचने की वजह से वो सन से दूर हो गया। अब सन से दूर हो गया, वो उसके जो अप्रोचिंग स्टार था उसके पास आने लगा, पर एट द टाइम इट रीच टू द पोजीशन, जो अप्रोचिंग स्टार था वो अपनी पाथ पे मूव ऑन कर गया। तो जो फिलामेंट जो इजेक्ट हुआ सन से, वो ना तो सन का रहा ना ही अप्रोचिंग स्टार का हुआ, लेटर ऑन कंडेंस्ड होके वो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा प्लैनेटसिमल हाइपोथेसिस में देखते हैं हम। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अनदर स्टार अप्रोचेस सन, ह्यूज टाइड और फिलामेंट ऑफ द हॉट गैसेस वर पुल्ड आउट फ्रॉम द सन। As the star passed, these arms of gases were given a rotational motion. After the sun was gone, the gaseous matter in these arms condensed into the solid material and gradually drew together to form planets. वही सेम चीज़ मैंने जो आपको एक्सप्लेन करी, जो अप्रोचिंग स्टार था, जो अनदर स्टार था वो अप्रोच हुआ, जिसकी वजह से फिलामेंट का इजेक्शन हुआ, एंड देन उसका रोटेशन हुआ, कंडेंसेशन होके उसके बाद प्लैनेट्स बने। ओके आगे बढ़ते हैं। जेम्स जीन्स की थ्योरी। जेम्स जीन्स की थ्योरी हमें क्या कहती है? ये कहती है कि जो इजेक्शन हुआ ये समहाउ सिमिलर है प्लैनेटसिमल थ्योरी से, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें जो फिलामेंट का इजेक्शन हुआ वो सिगार शेप्ड का था। सिगार शेप से क्या मतलब समझ में आता है कि यहाँ पर एक छोटा सा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, देन
और बड़ा एंड देन सबसे बड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और छोटा, देन और छोटा एंड देन और छोटा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ देखिए साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और इधर साइज़ इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस शेप को या इस अरेंजमेंट को सिगार शेप कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही अरेंजमेंट हमारे सोलर सिस्टम का भी है। इसीलिए जेम्स जीन्स की जो थ्योरी थी थोड़ी सी अटेंशन ग्रैब करने वाली थी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिगार शेप्ड का नाम लिया उन्होंने और वही हमारा अरेंजमेंट हम सोलर सिस्टम में आज देखते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, देखते हैं कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट टाइडल इफेक्ट वॉज मेड ऑन द सन। टाइडल इफेक्ट हुआ मतलब कि अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन पुल हुआ बाय द अनदर पासिंग स्टार, जिससे कि सिगार शेप प्रोजेक्शन सन से बाहर निकला। अब ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द पासिंग स्टार दिस फॉर्म द पेरेंट बॉडी, जिससे कि पेरेंट बॉडी क्रिएट हुई एंड दिस सिगार शेप फिलामेंट लेटर फॉर्म द प्लैनेट्स लेटर ऑन कूलिंग एंड कंडेंसेशन। कूलिंग और कंडेंसेशन होने के बाद ये जो सिगार शेप फिलामेंट था उसने प्लैनेट्स बनाए। आगे बढ़ते हैं हम, जेफरी कोलिजन हाइपोथेसिस। जेफरी कोलिजन हाइपोथेसिस थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें क्या है, वो ये कहते हैं कि सन और पासिंग स्टार का कोलिजन हुआ जिसकी वजह से टुकड़े हो गए, कुछ टुकड़ों की वजह से, और जो लार्ज टुकड़े थे वो आपस में कंबाइन हो गए और प्लैनेट्स बनाए। दिस इज समहाउ डिफरेंट। According to this, there was collision between the sun and the passing star. The passing star glazed the surface of the sun, मतलब कि स्क्रैच करना या फिर टुकड़ों में डिवाइड कर देना, विच रिजल्टेड इनटू द सोलर मैटर कमिंग आउट, जिसकी वजह से सोलर मैटर बाहर आ गया। एंड ही सजेस्टेड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ दैट सोलर मैटर ओनली। ठीक है, तो वो जो सोलर मैटर बाहर आया उसी के कंडेंसेशन से प्लैनेट्स बने। तो ये थी जेफरी की कोलिजन हाइपोथेसिस। एंड नाउ दिस इज द लास्ट हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ H.N. रूसेल। ये भी ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है, इसको ट्विन स्टार हाइपोथेसिस कहते हैं। उनका क्या मानना था कि एक स्टार था और मतलब एक स्टार, हमारा प्रिमिटिव स्टार वो प्रिमिटिव सन कह सकते हैं, और एक कंपेनियन स्टार था। ये दोनों, उनमें से एक जो था वो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। अब जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही पास आ गया इंट्रूडिंग स्टार जो था, एंड कुछ फिलामेंट इजेक्ट हुआ एंड लेटर ऑन कंडेंसेशन वो फिलामेंट जो था प्लैनेट्स बने। तो दिस इज द ट्विन स्टार हाइपोथेसिस। ही कंसिस्ट two initial bodies, that is a component of sun, or we can say the primitive sun and its companion star. One of these revolve around the other. उनमें से एक जो था वो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। उन्होंने हाइपोथेसिस किया कि जो इंट्रूडिंग स्टार था वो कंपेनियन स्टार के पास आया ड्यू टू विच द फिलामेंट वाज कम आउट एज अ प्लैनेट, जिसकी वजह से फिलामेंट जो था वो प्लैनेट के फॉर्म में बाहर निकला। ये सारी थ्योरीज आपको इतनी डिफरेंट नहीं लगेंगी, सब थोड़ी थोड़ी सेम ही हैं, बस माइनर सा डिफरेंस है। जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है माइनर, कि उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एडिशन का नाम दिया। ठीक है, प्लैनेटसीमल हाइपोथेसिस में फिलामेंट इजेक्ट हुआ, वहीं जेम्स जीन्स के हाइपोथेसिस में फिलामेंट तो इजेक्ट हुआ बट वो सिगार शेप्ड का था। जेफरी की तो कोलिजन हाइपोथेसिस थी और बाइनरी हाइपोथेसिस किसकी, H.N. रूसेल की। So these are some important hypotheses which can come in your exam and are a little bit of important in according to your exam. So मैंने वैसे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया है। अगर ये ज़्यादा मार्क्स में कोई इनमें से आ जाता है तो आप इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आपका आंसर पॉइंट वाइज ही हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है इसलिए मैंने उसको एक पैराग्राफ टाइप दिया है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सरफेस रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।